आज हम लोग देख रहे हैं हेमरोइड्स या पाइल्स। बवासीर सभी ने नाम सुना होगा बीमारी का, पाइल्स का नाम भी सुना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाइल्स क्या होता है। डेफिनेशन देखेंगे। मलाशय या गुदा की रक्त वाहिकाओं का बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाता है। ये आंतरिक या बाह्य हो सकती है, यानी कि जो रेक्टम में होता है, गुदा होता है, वहाँ की रक्त वाहिकाएँ बाहर की ओर फूलने लगती है और लंबाई में वृद्धि होने लगती है, बढ़ने लगती, साइज बढ़ने लगता है। तो उस कंडीशन को बवासीर कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, ये है आंतरिक या बाह्य हो सकती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके टाइप्स में जैसे कि मैंने बताया दो प्रकार की होती है। पाइल्स में वेन डायलेशन की स्थिति या लोकेशन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से दो भाग हैं। यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम के अंदर ऊपर की साइड में एक रेक्टम है जो अंदर की साइड है, मलाशय। इसमें अंदर की साइड में इंटरनल हेमरोइड्स दिखाई दे रहे होंगे। देन ये जो एनस से बाहर की साइड में, जहाँ पर एनस के ऊपर हेमरोइड्स दिखाई दे रहा है, जिसे एक्सटर्नल हेमरोइड्स कहते हैं। और जो अंदर की साइड में हेमरोइड्स दिखाई दे रहे हैं उसे इंटरनल हेमरोइड्स कहते हैं। देखते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। जब एनाल स्फिंक्टर से नीचे वाली रुधिर वाहिनियाँ प्रसारित या फूलती है तो ये बाहर से दिखाई देती है, इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। जो एक्सटर्नल पाइल्स, एक्सटर्नल से ही स्पष्ट होता है कि जो बाहर की साइड में एनाल स्फिंक्टर, यानी कि जो एनाल स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर का मतलब कि एक गोलाकार मांसपेशियां है जो एनस के ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां होती है, इसे स्फिंक्टर कहते हैं। इसमें बाहर की ओर मस्सा टाइप दिखाई दे रही है जो वेन है, ठीक है। अगर ये बाहर की तरफ दिखाई देती है तो इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, आंतरिक पर्स या इंटरनल पाइल्स। जब डायलेटेड वेसल्स एनाल स्फिंक्टर से ऊपर या अंदर की ओर होती है तो इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इन्हें देखने के लिए प्रोक्टोस्कोपी की जाती है। क्या होता है, जो वेसल्स होती है, डायलेटेड वेसल्स, एनाल स्फिंक्टर यानी एनाल के अंदर जो मांसपेशियां होती है उसके ऊपर या अंदर की ओर होती है तो इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। जैसे डायग्राम में इंटरनल स्पष्ट दिखाई दे रहा है हेमरोइड्स, ठीक है। और इन हेमरोइड्स को देखने के लिए प्रोक्टोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से इसे देखा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या है, ठीक है। पाइल्स किस कारण से होता है, तो पाइल्स का कारण जानेंगे, देखते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पाइल्स होने के कारण क्या है। पाइल्स के निम्न कारण हो सकते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र में रक्त दाब अधिक होना या पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या होता है, किस कारण से होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पाइल्स हो सकता है। लीवर निवाहिका तंत्र में रक्त दाब अधिक होना, जो बड़ी वेन होती है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है, उस वेन में क्या होता है, रक्त दाब अधिक हो जाता है तो उसके कारण भी पाइल्स होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक, उसका काम ही ऐसा रहता है, कोई व्यवसाय ऐसा रहता है कि वो व्यक्ति को लंबे समय तक बैठना पड़ सकता है या लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में भी पाइल्स होता है। नेक्स्ट, लंबे समय तक कब्ज रहना। किसी किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके कारण पाइल्स होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन करना, स्पाइसी फूड का सेवन करने से पाइल्स होता है। देन मल त्यागने में जोर लगाना, फोर्सफुल डिफेक्शन में क्या होता है, उसके कारण भी पाइल्स होता है। ओबिसिटी के कारण होता है, मोटापे के कारण पाइल्स होता है। देन प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है और उसके कारण पाइल्स होता है। आगे हम लोग देखते हैं लो फाइबर डाइट का सेवन करना, यानी कि ऐसा डाइट लेना जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है
तो उसके कारण फाइबर की कमी के कारण पाइल्स होता है। एनाल एवं रेक्टल इन्फेक्शन के कारण होता है। एनल या फिर रेक्टम में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण होता है, तो उसके कारण भी पाइल्स होता है। कोलाइटिस, जो आंतों में सूजन होती है, तो उसके कारण भी पाइल्स होता है। देन नेक्स्ट है यकृत रोग, यानी कि लीवर में किसी प्रकार का रोग है, लीवर में किसी प्रकार की विकृति है, तो उसके कारण भी पाइल्स होता है। जैसे कि लीवर सिरोसिस, यदि लीवर सिरोसिस हुआ है तो उसके कारण पाइल्स होता है। हेपेटाइटिस, लीवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके कारण होता है। और क्या है, एल्कोहलिज्म, जो व्यक्ति एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करता है, लंबे समय तक सेवन करता है, तो उससे भी पाइल्स होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पाइल्स होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पाइल्स के लक्षण क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कब्ज होना क्या होता है। पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, मेलेना होता है, मल त्यागते समय रक्त स्त्राव होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, मल त्याग करते समय जलन होती है, बर्निंग डिफेक्शन होता है। देन एनाल पेन होता है, एनाल इचिंग होती है, गुदा में खुजली होने लगती है, गुदा के बाहर मस्सा होना, एनाल वस्कुलर मास, और इरिटेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है, एनीमिया होने लगता है, ब्लड की कमी होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस, पाइल्स में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, क्या क्या डायग्नोस किए जाते हैं, हम लोग आगे देखें। डायग्नोसिस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग उससे पूछेंगे पहले कभी किसी प्रकार का कोई सर्जरी तो नहीं हुआ, या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहा, पहले किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं रहा, किसी प्रकार का लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा, ऐसी इस प्रकार से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन में से आगे बताया था, रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करके रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग लक्षणों की उपस्थिति की जांच करेंगे। जो जो पेशेंट्स को लक्षण से दिखाई दे रहे हैं, पाइल्स के कारण जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उन लक्षणों की जांच करेंगे। देन स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे और ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे। यदि पाइल्स हो जाता है तो पाइल्स में क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, इलाज क्या क्या दिया जाता है, हम लोग देखते हैं। रोगी को एनेस्थेसिया जेली लोकल एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। रोगी को एनेस्थेसिया जेली दी जाती है लोकल एप्लीकेशन के लिए। क्यों दी जाती है? क्योंकि उससे बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में जलन होती है, दर्द होता है एनस में, तो उसे अप्लाई करने के लिए एनेस्थेटिक जेली दी जाती ताकि उसको पेन ना हो। देन नेक्स्ट है रोगी को हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड की जाती है। फाइबर युक्त डाइट दी जाती है जिसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है, इस प्रकार का भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। रोगी को कॉन्स्टिपेशन के उपचार के लिए मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। यदि रोगी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि लेक्सेटिव साइरप्स होती है, कुछ ड्रग्स आती है, ठीक है, मेडिसिन आती है, वो प्रोवाइड करवाई जाती है। पाइल्स के उपचार के लिए डायलेटेड वेन्स में स्क्लेरोटिक ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती है जिससे पाइल्स नष्ट हो जाते हैं, इसे स्क्लेरोथेरेपी भी कहा जाता है। इसे ध्यान से सुनिएगा। पाइल्स के उपचार के लिए जो डायलेटेड वेन्स होती है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल कोई भी हो सकती है, ठीक है, जो वेन्स फूली हुई होती है उन वेन्स में स्क्लेरोटिक ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है। इससे क्या होता है, पाइल्स नष्ट हो जाता है। स्क्लेरोटिक ड्रग्स, इसमें इस प्रकार का केमिकल सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है वेन में, फूली हुई वेन में, जिससे क्या होता है जो फूली हुई वेन होती है वो नष्ट हो जाती है। इसे स्क्लेरोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक लिगेशन।
एंडोस्कोपिक लिगेशन में क्या होता है, इसमें फूली हुई वेंस को क्षार सूत्र से बांध दिया जाता है, जिससे यह फूली हुई नसें धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्या होता है, एंडोस्कोपिक लिगेशन, जो अंदर की साइड में वेन फूली हुई होती है, डायलेटेड होती है, उन वेंस को क्या किया जाता है, इलास्टिक बैंड किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसे बांध दिया जाता है, फूली हुई वेंस को बांध दिया जाता है और वो धीरे नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हेमरोइडेक्टोमी। हेमरोइडेक्टोमी में क्या होता है, सर्जरी द्वारा पाइल्स या फूली हुई नसों को काटकर हटा दिया जाता है। जो हेमरोइड्स होते हैं, जो नसें फूली हुई है, उन नसों को सर्जरी के द्वारा काटकर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या होता है, यह भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें भी सर्जरी की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो फूली हुई नसें होती है उन्हें 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर नष्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, जो वेंस फूली हुई होती है या डायलेटेड वेंस होती है, उन वेंस के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वेंस होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे पाइल्स को ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप लोग चाहते हो आगे नर्सिंग मैनेजमेंट बताना, तो मैं नर्सिंग मैनेजमेंट भी आज बता देता हूँ। आगे देखते हैं हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, एक नर्स के द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है या नर्स का क्या क्या दायित्व रहता है पाइल्स के मरीज के प्रति। देखते हैं, सर्जरी होने की स्थिति में रोगी को प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। यदि पेशेंट्स की सर्जरी होना है तो उसके लिए पेशेंट्स को तैयार किया जाता है, और सर्जरी होने के बाद की जो केयर होती है, देखभाल होती है, वो देखभाल करने की जिम्मेदारी एक नर्स की होती है। इसके अतिरिक्त रोगी की सामान्य देखभाल की जाती है। यह निम्न प्रकार हो सकती है। यदि रोगी पेन या फिर दर्द की शिकायत करता है तो नर्स क्या क्या करती है, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। रोगी को टॉपिकल जेली जैसे कि झाइलोकेन या लिग्नोकेन लोकल एप्लीकेशन के लिए दी जाती है। क्या दिया जाता है, टाइपिकल या फिर एनेस्थेटिक जेली दी जाती है, जिससे कि दर्द का अनुभव ना हो। देन नेक्स्ट है, रोगी को सीट बाथ दिया जाता है। क्या किया जाता है, सीट बाथ दिया जाता है। जो हल्का कुनकुना पानी होता है, गर्म पानी हल्का होता है, हल्का कुनकुने पानी एक टब में लिया जाता है और उस पानी के ऊपर पेशेंट्स को या रोगी को बिठा दिया जाता है, जिसे सीट बाथ कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, रोगी को एनाल्जेसिक प्रोवाइड किए जाते हैं। एनाल्जेसिक की दर्द निवारक मेडिसिन दवाइयाँ दी जाती है। यदि रोगी को पेन हो रहा है तो उसके लिए दर्द कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। देन नेक्स्ट है, रोगी को डाइवर्सन थेरेपी दी जाती है। क्या होता है, रोगी का ध्यान बार बार वहीं जाता है। यदि पेन होता है, इरिटेट होने लगता है पेशेंट्स, तो उसके मन को डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसे डाइवर्सन थेरेपी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है, नर्सिंग डायग्नोसिस में न्यूट्रिशनल आवश्यकता पूरी करना। रोगी की जो न्यूट्रिशनल आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, उसे पूरी करने की जिम्मेदारी या फिर वो उसे किस प्रकार पूरा किया जाता है, उसके बारे में एक नर्स क्या करेगी। नर्स इम्प्लीमेंटेशन, रोगी को अत्यधिक चाय कॉफ़ी इत्यादि से बचने की सलाह दी जाती है। क्या होता है, पेशेंट्स को चाय कॉफ़ी या गर्म चीज़ें लेने से मना कर दिया जाता है, इस प्रकार सलाह दी जाती है। रोगी को अधिक तेल या मसालेदार भोजन नहीं करने के लिए इंकरेज या प्रोत्साहित किया जाता है। रोगी में कॉन्स्टिपेशन की रोकथाम के लिए हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड की जाती है। क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए फाइबर युक्त डाइट या पोषण लेने की सलाह दी जाती है। देन नेक्स्ट है, रोगी को शौचालय में एकांत उपलब्ध होना चाहिए। आगे देखते हैं,
नर्सिंग डायग्नोसिस में रोगी में स्वास्थ्य ज्ञान न होना, नॉलेज की डेफिशिएंसी। यदि उसे पाइल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, रोगी को इस रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार अवधि के बारे में बताना चाहिए। क्या करेंगे, जो मरीज होता है उससे पाइल्स के कारण बताएंगे कि किस कारण से होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो किस प्रकार पहचाने कि उससे पाइल्स हुआ है, देन उसका उपचार क्या है। इस प्रकार इन सभी के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। देन रोगी को प्रेडनिस पॉइजनिंग फैक्टर से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन। यदि मरीज़ किसी भी प्रकार का स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल का यूज़ करता है, किसी ड्रग्स का एडिक्ट है आदि है, तो उनके बारे में सलाह दी जाती है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, इन चीज़ों को नहीं लेना है। देन नेक्स्ट है, रोगी को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताते हैं। क्या करते हैं, पर्सनल हाइजीन, खुद को अपना आप को स्वच्छ कैसे रखें, अपना आसपास कैसे सफाई रखें, ठीक है, इन्फेक्शन से कैसे बचें, इन सभी की जानकारी दी जाती है। देन रोगी में हेल्दी हैबिट्स के विकास को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।